Hello students, welcome to your English class. Yesterday in the first part we did the half of the story what Katie did. So far what we have studied is Katie is a girl who is recovering from an accident and is very depressed because of her state right now, and she's not willing to talk to anyone, and she has become a little selfish and careless about others attitude, and she's not even being thankful for what the other people are doing for her. But she's excited and happy that her cousin Helen is going to visit her, and now that her cousin has come, so they are talking to each other, and her cousin Helen is trying to make her familiar with the things that she can do even in this state. So let's begin with the next page, that from where we are supposed to start today. So there is a lesson of patience. So यहाँ पर जो है हेलन उस स्कूल के बारे में बता रही है केटी को, जो वो यहाँ अपने कमरे में बैठे बैठे अटेंड कर सकती है. सो वो एक लेसन के बारे में बताती है कि उसमें एक लेसन है द लेसन ऑफ पेशेंस, मतलब आपको पेशेंट रहना है, अपने ऊपर काबू रखना है, एंड दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टडीज़. और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है पढ़ने वाला लेसन है इस पूरे कोर्स का. You can't learn much of it at a time, but every bit you get by heart makes the next bit easier, and there is the lesson of cheerfulness. So you can't learn much of it at a time. आप एक ही बार में इसको पूरा नहीं पढ़ सकते. You have to, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप धीरे धीरे आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी. किसके बारे में बात हो रही है? अबाउट द पेशेंस. एंड देर इज़ द लेसन ऑफ चीयरफुलनेस. फिर एक और लेसन है जो कि है चीयरफुलनेस का मतलब खुश रहने का. एंड द लेसन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स. और एक लेसन है जिसमें आप कि आपके पास जो भी है आप उससे बेस्ट कर सको, तो ये वो लेसन है. तो देर आर 3 लेसन्स सो फार जिसके बारे में हेलन केटी को बता चुकी है. फर्स्ट द लेसन ऑफ पेशेंस, द लेसन ऑफ चीयरफुलनेस, एंड द लेसन ऑफ मेकिंग बेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो नेक्स्ट इज sometimes there isn't anything to make the best of, remarked Katie dolefully. Are there any other studies in the school, cousin Helen? तो केटी जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है, तो उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं. समटाइम्स वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हम बेस्ट कर सकें. कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ भी बेस्ट नहीं कर पाते. तो केटी बोलती है तो आर देयर एनी स्टडीज़ इन द स्कूल? तो कोई और पढ़ने वाली चीज़ें हैं स्कूल में? येस, देयर इज़ अ लेसन ऑफ होपफुलनेस. होपफुलनेस का लेसन है मतलब आशावादी होना. द क्लास हैज़ एवर सो मैनी टीचर्स. क्लास में बहुत सारे टीचर्स हैं, एंड द सन इज़ वन, और उनमें से एक है सन. His studies he sits outside the window all day, sitting waiting for a chance to slip in and get at his pupil. So जो सन है उसके बारे में बात कर रही है हेलन की. सन एक टीचर है उनमें से एक, जो कि बाहर बैठा रहता है विंडो के बाहर, और वो वेट करता है कि कब वो अंदर आ सके और अपने प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट, तो अपने स्टूडेंट्स को वो देख सके. एंड हेयर इज़ द फर्स्ट रेट टीचर टू, आई वुड नॉट शट हिम आउट इफ़ आई वर यू. कि ये सबसे ज़्यादा बेहतर टीचर है. फर्स्ट रेट टीचर मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर यही है, और मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे बाहर जाने नहीं देती. इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे केटी ने जो दरवाजे हैं वो बंद कर रखे हैं, लाइट्स ऑफ कर रखी हैं और पर्दे लगा रखे हैं ताकि कमरे में कोई रोशनी ना आ सके, तो हेलन यहाँ पे कहना चाहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो इस तरह से कमरे में अंधेरा करके नहीं रखती. सो आई होप यू आर गेटिंग द डीप मीनिंग ऑफ वट हेलन इज़ ट्राइंग टू से. एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वोक अप, हर दिन जब मैं उठती हूँ तो एक चीज़ होती है, आई वुड से टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहती हूँ आई एम गोइंग टू गेट वेल. सो मैं अपने आप को रोज़ कहती हूँ जब भी सुबह उठती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगी. सो पापा थिंक्स, तो पापा को भी ऐसा ही लगता है. परहैप्स इट मे बी टुमारो, हो सकता है वो कल हो जाए. सो इन केस दिस शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई सिकनेस, अगर यही मेरी सिकनेस का लास्ट डे है, लेट मी स्पेंड इट ब्यूटीफुली एंड मेक माई सिक रूम सो प्लीजेंट दैट एवरी डे विल मेक टू रिमेंबर इट. तो अगर देखो हमें कभी ना कभी होप है कि कल शायद मैं ठीक हो जाऊँ, तो अगर वो दिन कल ही आने वाला है और आज का दिन मेरी सिकनेस का लास्ट दिन है, तो क्यों ना मैं इसको एक ब्यूटीफुल दिन बनाऊँ और इस सिक रूम को इतना प्लीजेंट खुशनुमा बना दूँ ताकि हर कोई जो है यहाँ पे आके उसे याद रख सके. सो व्हेन देयर इज़ वन मोर लेसन केटी, तो अब एक और लेसन है केटी, द लेसन ऑफ नीटनेस. सफाई का लेसन है. स्कूल रूम, तो वो एक और लेसन के बारे में अब बात करती है, द लेसन ऑफ नीटनेस. स्कूल रूम्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर. यू नो कि स्कूल के रूम्स जो होते हैं उन्हें साफ रखना पड़ता है, तुम्हें पता है. अ सिक पर्सन ऑट टू बी एज फ्रेश एज डेंटी एज अ रोज़. तो
जो डेंटी मतलब बिल्कुल चकाचक, साफ सुथरा और खुशबूदार। तो सिक पर्सन जो होता है, बीमार व्यक्ति जो होता है, उसको भी अपने आप को फ्रेश और डेंटी रखना पड़ता है, जैसे कि एक रोज़ होता है खिला हुआ, ठीक है। कज़न हेलेन वेंट ऑन, कज़न हेलेन बोलती चली गई, देन आफ्टर द रूम इज़ मेड प्लीजेंट आई वुड हैव ऑल माई लेसन बुक फेच्ड अप, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी अ कपल ऑफ आवर्स एवरी मॉर्निंग। तो कज़न हेलेन जो है वो ये कहना चाहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये करती, तुम्हारी जगह होती तो मैं वो करती। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने रूम को बहुत ही सुंदर बना के रखती और अपने सारे लेसन्स को अटेंड करती, अपनी बुक्स को लाती, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं थोड़े कुछ 2-3 घंटों के लिए पढ़ती भी, बुक्स को पढ़ती हर मॉर्निंग। ओह क्राइड केटी मेकिंग अ व्राई फेस एट द आइडिया। तो केटी को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं और वो चिल्ला के बोलती है कि वो वरी सा फेस बनाती है, मतलब उसको बहुत ही वियर्ड सी लगती हैं ये बातें जो हेलन बोल रही होती है, क्योंकि वो इस टाइम पे अपने डिप्रेशन के स्टेट में है, तो उसे ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। कज़न हेलन स्माइल्ड, आई नो सेड शी, इट साउंड्स लाइक डल वर्क लर्निंग जोग्राफी एंड डूइंग सम्स अप हेयर ऑल बाय योरसेल्फ। कज़न हेलन स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग सा वर्क लग सकता है कि हम बैठे बैठे जोग्राफी भी लर्न करें, अपने सम्स भी सॉल्व करें अपने आप ही, बट आई थिंक इफ़ यू मेक अन एफर्ट, अगर तुम थोड़े से भी अपने एफर्ट्स दिखाओ, यू विल बी ग्लैड बाय एंड बाय। और धीरे धीरे जब तुम ये काम करने लगोगी तो धीरे धीरे तुम खुश होना शुरू करोगी जब तक तुम एफर्ट्स करोगी। You won't lose so much ground, you see, you won't slip back quite so far in your education। अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम अपनी एजुकेशन जो भी पढ़ाई तुम कर रही हो उसमें लैग बिहाइंड, मतलब पीछे भी नहीं रहोगी और तुम समय के साथ चल पाओगी। केटी, you were saying just now that one of the things you were sorry about was the while you were ill, you could be of no use to the children। केटी तो हेलन कहती है, केटी मुझे तुम एक और चीज़ कह रही थी कि तुम अभी किसी काम की नहीं रह जाओगी क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे और तुम उनकी केयर नहीं कर पाओगी। डू यू नो, तुम्हें पता है, आई डोंट थिंक यू हैव दैट रीज़न फॉर बीइंग सॉरी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये तुम्हारे लिए एक रीज़न होना चाहिए दुखी होने का। वाई नॉट सेड केटी एस्टोनिश। तो केटी एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित होकर कहते कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मुझे सॉरी क्यों नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू कैन बी ऑफ यूज, तुम काम की हो सकती हो। इट सीम्स टू मी दैट यू हैव मोर ऑफ अ चांस विद द चिल्ड्रन नाउ देन यू एवर कुड हैव हैड व्हेन यू वर वेल एंड फ्लाइंग अबाउट एज यू यूज टू। सो उसको हेलन कहती है कि तुम्हारे पास अभी ज़्यादा चांस है बच्चों की केयर करने का जितना कि तुम्हारे पास पहले था जब तुम बिल्कुल ठीक थी। तो वो कहना चाह रही है कि इस बेड पे पड़े पड़े भी वो बच्चों की केयर कर सकती है, वो भी ज़्यादा कर सकती है, जब वो ठीक थी उससे भी ज़्यादा। तो यू माइट डू ऑलमोस्ट एनी थिंग यू लाइक विद देम, तुम कुछ भी कर सकती हो जो उनको पसंद है। आई कॉन्ट थिंक वट यू मीन, मुझे समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहती हो, सेड केटी। तो केटी कहती है मुझे समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहती हो। सैडली केटी को समझ नहीं आ रहा, तो वो बहुत ही दुखी है। वाई कज़न हेलन, हाफ द टाइम आई डोंट इवन नो वेयर दे आर, मुझे आधे से ज़्यादा समय तो मुझे पता ही नहीं होता कि वो बच्चे कहाँ पर हैं और वट दे आर डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं। एंड आई कॉन्ट गेट अप एंड गो ऑफ आफ्टर देम यू नो, और मैं उठ नहीं सकती, उनके पीछे भी नहीं भाग सकती है जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। बट यू कैन मेक योर रूम सच ए डिलाइटफुल प्लेस दैट दे विल वॉन्ट टू कम टू यू। तुम अपने रूम को, तो हेलन कहती है कि तुम अपने रूम को बहुत सुंदर और एक प्लीजेंट सा बना सकती हो ताकि वो तुम्हारे रूम में आकर तुमसे बातें करे। डोंट यू सी अ सिक पर्सन हैज़ वन स्प्लेंडेड चांस, तुम्हें नहीं लगता कि एक बीमार व्यक्ति के पास एक स्प्लेंडेड चांस है, एक बहुत ही बड़ा चांस है। शी इज़ ऑलवेज ऑन हैंड, everybody who wants her know just where to go, if people love her she gets naturally to be the heart of the house। कि हर कोई उसके पास आना चाहता है लेकिन वो ये चाहती नहीं है कि उससे कोई बात करे और वो थैंकफुल भी नहीं हो रही है, तो हर कोई उसके पास नेचुरली आएगा अगर वो अपने लोगों को इनवाइट करेगी या उन्हें वेलकम करेगी जब भी वो उसके रूम में आते हैं उससे बात करने के लिए। सो वंस मेक द लिटिल वंस फील दैट योर रूम इज़ प्लेस ऑफ ऑल अदर्स टू कम to when they are tired or happy or grieved or sorry about anything, and that Katie who lives there is sure to give them a loving reception। So जब एक बार अगर उन बच्चों को ये फील हो जाएगा कि तुम्हारा रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो कभी भी आ सकते हैं, जब वो दुखी हैं, खुश हैं, परेशान हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तब वो तुम्हारे पास आएंगे अगर तुम उन्हें एक अच्छा सा वेलकम दोगी। लविंग रिसेप्शन मतलब जैसे रिसेप्शन किसी भी स्कूल की या किसी भी इंस्टीट्यूट की रिसेप्शन होती है तो वहाँ पे आपको वेलकम किया जाता है, तो अगर तुम भी उस तरह से उनको अच्छे से वेलकम करोगी, एंड द बैटल्स इज वॉन, तुम अपनी बैटल जीत जाओगी।
ठीक है, मतलब एंड द बैटल इज़ वॉन, तो तुम ये जो तुम्हारी लड़ाई है तुम्हारी सिकनेस के साथ और तुम्हारी विशेस के साथ, वो तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी. फॉर यू नो वी नेवर डू पीपल गुड बाय लेक्चरिंग. तुम्हारे लिए एक बात बता दूं कि हम लोगों को बोल बोल कर मतलब उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते. ओनली बाय लिविंग देयर लाइव्स विद देम, पर हम उनके साथ रहकर उनको अच्छा फील करवा सकते हैं. एंड हेल्पिंग अ लिटिल हेयर एंड अ लिटिल देयर टू मेक देम बेटर. तो अगर हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करें, कभी इस काम में कभी उस काम में, कहने से नहीं होता है. अगर आप उनके साथ रहोगे तो ही आप उनकी लाइफ में एक गुड चेंज ला सकते हो. एंड व्हेन वंस ओन लाइफ इज लेड असाइड फॉर अ वाइल as yours is now, that is the very time to take up the people's life as they can't do when we were crying and bustling over our own affairs. तो अब तुम यहाँ पे लेटी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को, तो तुम अब उनकी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ जुड़कर उनके साथ बातें कर कर उनकी लाइफ में इंक्लूड हो सकती हो. क्योंकि जब तुम बिजी थी, जब तुम अपने काम में बिजी थी, तो तुम्हारे पास उनके लिए टाइम नहीं था. बट अब जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उन्हें ग्रीट करना चाहिए और उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम है उनसे बात करने का. बट आई डिड नॉट मीन टू प्रीच द सरमन, पर मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें कोई लेक्चर देने लग जाओ. आई एम अफ्रेड यू आर टायर्ड. मुझे लगता है कि तुम थक जाओगी. नो आई एम नॉट अ बिट सेड केटी. नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ. थक गई हो मतलब वो हेलन कहती है कि शायद तुम मेरी बातों से पक गई हो. तो केटी कहती नहीं, मैं अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. होल्डिंग कज़न हेलेन्स हैंड, कज़न हेलन का हैंड वो टाइट पकड़ती है अपने हाथों से. यू कांट थिंक हाउ मच बेटर आई फील ओ कज़न हेलन, आई विल ट्राई. तो वो कहती है केटी हेलन का हाथ पकड़ती है कि कज़न हेलन की हेलन, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों से कितना अच्छा फील हो रहा है. अब मैं ट्राई करूँगी अपनी इस पिटी सिचुएशन से बाहर निकलने की और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की. सो दिस वॉज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट केटी डिड. ये आपकी एक सुजैन कोलिज की जो है ये एक स्टोरी है, जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट आपकी इस बुक में दिया गया था. एंड ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर notebook. And today we are also going to discuss its question and answers. I will send the PDF in the WhatsApp group. Thank you so much for watching the video. That's it for today.